अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर एक कम लाइट स्टार्ट कर रहे हैं। लाइट बत्ती वो कल होगा ना, मंडे को। अच्छा जी, कैसा जा रहा है IS-12? IS-12 में हमने अभी तक टैक्स एक्सपेंस निकालना सीखा है। टैक्स एक्सपेंस दो चीज़ों से मिलकर बनता है, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। करंट टैक्स में करंट टैक्स की वर्किंग यूज़ करते हैं करंट टैक्स निकालने के लिए, और डेफर्ड टैक्स निकलता है डेफर्ड टैक्स के लेजर से, और डेफर्ड टैक्स के लेजर वो बैलेंसिंग निकलता है, और डेफर्ड टैक्स के लेजर का क्लोजिंग निकालते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी एज ऑन वाली वर्किंग। फिर दो चीज़ें, डेफर्ड टैक्स एज ऑन वाली वर्किंग में कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस और उनके डिफरेंस से चलते हैं। हमने देखा था पहले दिन एसेट की कैरिंग अमाउंट ज़्यादा थी टैक्स बेस से, तो हमने कहा था अकाउंटिंग वाले फ्यूचर में ज़्यादा डेफिसिट करेंगे, टैक्स वाले कम अलाउ करेंगे। तो ऐड करने वाली फिगर ज़्यादा होगी लेस करने वाली से, तो टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ेंगे। तो टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़े तो टैक्स बढ़ता है। इस वजह से ये डिफरेंस टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस था परसों वाला लेक्चर। और टैक्सेबल डिफरेंस है तो फ्यूचर में टैक्स पे करना पड़ेगा, तो फिर इससे लायबिलिटी बनी थी। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस के बेटे का नाम क्या निकला था? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, DTL वल्द TTD। फिर दूसरा दिन कल था IS-12 का, जिसमें हमने एक लायबिलिटी देखी थी, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी। कैरिंग अमाउंट थी, टैक्स बेस नहीं थी, कैरिंग अमाउंट ज़्यादा थी। हमने कहा था ये पेएबल फ्यूचर में जब कभी पे होगा, टैक्स वाले इसको, क्योंकि वो पेमेंट को अलाउ करते हैं, तो फ्यूचर में जब कभी ये पे होगा तो टैक्स वाले इसको अलाउ करेंगे एज आ डिडक्शन। तो फिर ये एक ऐसा डिफरेंस है जो फ्यूचर में डिडक्टेबल है। अब डिडक्टेबल है तो फ्यूचर में जब डिडक्ट होगा तो टैक्सेबल प्रॉफिट को कम करेगा, तो फिर टैक्स भी कम होगा। तो डिडक्टेबल डिफरेंस पर हम एंटाइटल्ड फील करते हुए डेफर्ड टैक्स एसेट बुक करते हैं। तो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस के बेटे का नाम क्या था? डेफर्ड टैक्स एसेट। तो DTA वल्द DTD। ठीक है जी, ये दोनों काम हमने कर लिए थे। अब इन दोनों को मिक्स करना है, लेकिन उससे पहले दो चार छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हो जाएं। एसेट अकाउंट हमने बुक वैल्यू पे बनाया था, ऐसे ही है पहले दिन सवाल में। तो बुक वैल्यू पर ही हम एसेट अकाउंट बनाएंगे, जहाँ तक मुमकिन हो, आसानी इसी में ही होती है। ठीक है, तो उसको ज़रा रिवाइज करते हैं। हमने FAR के अंदर ये पढ़ा था। IS-16 तो ये नहीं कहता एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बनाओ। IS-16 तो ये कहता था ग्रॉस कैरिंग अमाउंट अलग हो, अक्यूमुलेट डेप्शन अलग हो। ठीक है, सही है ना? लेकिन हमने वहाँ पे बुक वैल्यू पे एसेट अकाउंट बनाना सीख लिया था, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स में फिर हमें उससे हेल्प मिली थी। जैसे हमने कैश फ्लो के अंदर बुक वैल्यू पर ही एसेट अकाउंट बना लिया था, NPO के अंदर हम बुक वैल्यू पे बना लेते थे, सिंगल एंट्री में अक्सर, वो तो अब चला गया सिंगल एंट्री। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ लिया, वैसे काम का टॉपिक था, बहरहाल उस सिलेबस से निकल गया। तो बहुत सारे टॉपिक्स में आगे जाके आप एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बनाना पड़ जाता था, तो बनाना आपने सीखा था, बना लेते थे। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी IS-12 के चैप्टर में भी आपको एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बनाना पड़ जाता है। उसकी वजह होती है इन्फॉर्मेशन की कमी। जैसे कैश फ्लो का सवाल बैलेंस शीट से बनता था, बैलेंस शीट में बुक वैल्यू होती है, मजबूरी में आपको बुक वैल्यू पे एसेट अकाउंट बनाना पड़ता था। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी आपके पास इन्फॉर्मेशन में बुक वैल्यू गिवन होगी, तो आप बुक वैल्यू पर ही एसेट अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, अलग गिवन हो इन्फॉर्मेशन तो अलग बना लेंगे, मसला नहीं है, लेकिन नॉर्मली अलग गिवन होती नहीं इन्फॉर्मेशन, तो ज़रा इसकी रिवीजन भी कर लें दोबारा से। अब ये बहुत क्विक, वहाँ पे तो FAR में आपने सवाल करके देख लिया था, यहाँ पे ज़रा क्विक सी इसकी रिवीजन कर लेते हैं। ये मैं ज़रा फिगर्स लिख दूंगा, ज़रा इजी हो जाता है। अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है तो फिर एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन का अलग से अकाउंट बनेगा, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री उसमें पड़ा करती है, ऐसे ही है। तो फिर एसेट अकाउंट में ओपनिंग डेट पर मसलन 200 रुपये की कॉस्ट पड़ी है। ठीक है जी, और इसकी मसलन 16 रुपये की डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेट हुई पड़ी है ओपनिंग डेट पर। एसेट अकाउंट कॉस्ट पे है और अक्यूमुलेशन अलग पड़ी है। ठीक है, फिर मसलन हमने 60 रुपये का एक एसेट खरीदा, तो एडिशन में आ जाएगा। एडिशन तो एडिशन ही है। उसके बाद एसेट बिका, तो एसेट बिकने पर अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे होता था तो एसेट अकाउंट में से जाने वाले एसेट की कॉस्ट निकलती थी अलग, और उसकी अक्यूमुलेशन अकाउंट में से निकलती थी अलग, और ये दोनों निकल कर जाते थे डिस्पोजल अकाउंट में।
तो मसलन एक एसेट हमने बेचा, उसकी कॉस्ट है 30 रुपये, एसेट अकाउंट में से क्रेडिट हो गए, डिस्पोजल में डेबिट हो गया। फिर इस एसेट की अक्यूमुलेटेड ऑप्शन है लेट्स से 9 रुपये, तो यहाँ से डेबिट हो गए, डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट हो गया। फिर उसके बाद कैश, मसलन जी 10 रुपये कैश आ गया और लॉस मैंने इसी तरफ रखा ना क्योंकि फॉर्मेट में लॉस पड़ा हुआ था, कितना बन गया 11 रुपये का लॉस आ गया, कोई मसला। अच्छा, फिर ईयर एंड पे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस निकलता था और उसकी एंट्री होती थी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट, लेट से 30 रुपये डेप्रीसिएशन आ गई फॉर द ईयर, बस क्लोज हो गया। क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर जो निकलती थी कितनी है, अब इसके ये अब अज्यूम नहीं कर सकते, ये बताओ 230 और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंसिंग क्या आ गया 37। एसेट अकाउंट कॉस्ट पे ऐसे बना करता था। अब अगर यही सारा डेटा हो और एसेट अकाउंट कॉस्ट की बजाय बुक वैल्यू पे बन रहा हो तो फिर एसेट की ओपनिंग डेट पे ये देखो कॉस्ट अलग नहीं पड़ी होगी और अक्यूमुलेशन अलग नहीं पड़ी होगी, बल्कि इनको नेट करें तो 184 की बुक वैल्यू एसेट अकाउंट में नजर आ रही होगी। एडिशन तो एडिशन ही है, वो तो जैसे मर्जी एसेट अकाउंट बन रहा हो, एडिशन में तो कॉस्ट पे आना होता है। पहला साल जो है इसका इनिशियल मेजरमेंट तो कॉस्ट पे ही होती है। फिर डिस्पोजल की भी अलग से कॉस्ट क्रेडिट और अक्यूमुलेशन अलग से डेबिट होने की बजाय एसेट अकाउंट में से बुक वैल्यू ही निकलेगी, क्योंकि एसेट अकाउंट ही किस पे बन रहा है, बुक वैल्यू पर। तो फिर डिस्पोजल की बुक वैल्यू कितनी बनती है 21। अब यहां से बुक वैल्यू निकली है तो ये बुक वैल्यू ही निकल कर डिस्पोजल अकाउंट में चली गई, अलग से कॉस्ट नहीं, अलग से कन्वर्शन नहीं। याद आ रहा है, आसान काम था, मुश्किल नहीं है, बस रिवाइज कर रहे हैं फिर भी थोड़ा सा, क्योंकि अब यूज़ करना है तो चलो एक दफ़ा। जिसने नहीं भी पढ़ा हो, सादा सी बात है, FAR 2 में पहुंच गया, यानी कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में पहुंच गया है, तो इतना सा बता दें तो उसको समझ लग जाएगी कि अच्छा यार ये करना है। कोई होता है ना पढ़ो, वैसे काम चला लिया उसने FAR के अंदर। अच्छा, कैश सेम, कैश पे कोई लड़ाई नहीं होती और वही लॉस 11 का ही आना है, ठीक है। अच्छा, फिर ईयर एंड पे डेप्शन एक्सपेंस निकालते थे तो उसकी एंट्री एसेट अकाउंट अगर बुक वैल्यू पे बन रहा है तो उसकी एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट PPE क्रेडिट। तो कितनी थी डेप्शन 30 थी, तो क्लोजिंग में क्या आ जाएगा बैलेंसिंग 190। अब ये देखो क्लोजिंग में भी कॉस्ट 230 और 37 की एक्सपेंशन अलग अलग नहीं आ रहे, बल्कि इसको नेट करके देखो तो ये हमने क्या रिवाइज किया जी, एसेट अकाउंट को बुक वैल्यू पे बनाना, ठीक है। सवाल में मेरा दिल है ब्रेक ना लगे, इसलिए छोटी मोटी बातें पहले ही डिस्कस करके फिर सवाल शुरू करते हैं, ओके। आपने IFRS 16 पढ़ लिया जी, लीज बोलो। क्वेश्चन नंबर 6 पे तशरीफ लाएं, इसी जगह पर ही क्वेश्चन नंबर 6 आपको मिलेगा। लेकिन आप ना लाएं तशरीफ, हाँ आप बस बोर्ड पे देखें, ऐसे फिर आपको सोल्यूशन नजर आ गया तो फिर अच्छा नहीं ना लगता। सोल्यूशन नजर आ रहा ना, अभी तक नजर भी नहीं आना चाहिए। फिर हम बात भी एंड तक कर लेंगे, सोल्यूशन हमने छुपा लिया ना तो हम बात भी एंड तक कर लेंगे जहां तक हमने करनी होगी। अच्छा जी, सवाल है अकाउंटिंग प्रॉफिट 200 है हर साल में, टैक्स रेट 30% है, एनुअल लीज रेंटल्स हैं 100 रुपये ईच ईयर इन एरियर फॉर 3 ईयर्स, इम्प्लिसिट रेट है 10% और लीज बिगिन हो रही है 1 जनवरी 15 पे। करंट टैक्स निकाल छोड़े, रिक्वायरमेंट को छोड़े, वो मैंने डेफर टैक्स भी निकालना है, मैंने सारी बात ही करनी है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़, लीज पढ़ा हुआ है आपने, लेसी की लीज है, लेसी ऊपर लिखा हुआ है ना, लेसी का सवाल है, ठीक है। लेसी की लीज है, लेसी की अकाउंटिंग जहन में लाएं। PNL में क्या रिकॉर्ड करता था, इंटरेस्ट एक्सपेंस लीज लायबिलिटी का और राइट ऑफ यूज की डेप्रीसिएशन, और बैलेंस शीट में क्या रिकॉर्ड करता था, राइट ऑफ यूज की बुक वैल्यू और लीज लायबिलिटी करंट नॉन करंट में तोड़ के, ठीक है ना। और ये सारा कुछ करने के लिए आप करते होते थे वर्किंग 1 और वर्किंग 2, जिससे आपके ये PNL बैलेंस शीट बन जाता था। अब ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये सवाल में हुआ है, लेकिन लड़ाई कहाँ पे पड़नी है, लीज दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं, क्या बात हो गई। टैक्स वालों ने कहना है ये तुमने क्या रिकॉर्ड किया हुआ है,
राइट ऑफ यूज और फिर उसकी डेप्रिसिएशन। ये तो तुम्हारा एसेट हो तो डेप्रिसिएशन अलाउ होती है। अब वो ना असल में सब्सटेंस ओवर फॉर्म को नहीं देखते, वो सिर्फ लीगल सब्सटेंस ओवर फॉर्म का कॉन्सेप्ट नहीं देख रहे, वो रियलिटी को नहीं देख रहे, उसे लीगल फॉर्म को देख रहे हो। आपको पता है लेसी के नाम एसेट तब तक नहीं होता जब तक वो इंस्टॉलमेंट्स पूरी नहीं कर लेता। बैंक ने लीज पे आपको गाड़ी दी हुई है तो तब तक बैंक के नाम ही रहेगी जब तक आप उसकी पेमेंट नहीं कर देते। तो टैक्स वाले कहते हैं ये तो तुम्हारा एसेट ही नहीं, तो बैंक का एसेट है बड़े आए तुम, ये क्या रिकॉर्ड किया हुआ तुमने इंटरेस्ट टैक्स में। उनको IFRS 16 का पता नहीं है ना, तो वो क्या कहते हैं, हम नहीं मानते ये इंटरेस्ट एक्सपेंस लीज लायबिलिटी का और ये राइट ऑफ यूज की डेप्शन। तो अगर वो नहीं मानते तो क्या करना पड़ेगा, रिवर्स क्या करना पड़ेगा। अब पता होगा कि कैसे निकला है और कितना निकला है, तभी रिवर्स कर सकते हैं ना। फिर वो क्या कहते हैं, तुमने ना असल में ये एसेट लिया हुआ है किराए पे, तो जो तुम किराया पे कर रहे हो रेंटल पेड, हम तुम्हें वो अलाउ करेंगे एज डिडक्शन। तो इसका मतलब लेसी का सवाल अगर IAS 12 के साथ मिक्स होगा तो ये पक्का रूल है, पक्का रूल है। आपने कैफ 2 में भी पढ़ा होगा होपफुली, जिन्होंने कैफ 2 पढ़ लिया है, जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ लेंगे, ठीक है। लीज के मामले में वो जो है ना लीगल फॉर्म की तरफ जाते हैं, तो वो कहते हैं तो तुम्हारा एसेट ही नहीं, तुम्हारा एसेट नहीं, तुमने किराए पे लिया हुआ है, तो हर साल किराया दे रहे हो तुम, या क्वार्टरली या मंथली जो भी किराया होगा, रेंटल जो लीज पेमेंट होती है, ठीक है, रेंटल आप पे कर रहे हो। तो वो कहते हैं भाई जी नहीं तुम्हारा एसेट नहीं है, ये तो बैंक का एसेट है, तुमने तो किराए पे लिया हुआ है, तो ये जो तुमने किया हुआ है ना, हमें नहीं समझ आ रही है बात, उल्टी कर दो, मतलब ये सारी ट्रीटमेंट उल्टी कर दो, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, इंटरेस्ट हमने प्रॉफिट तक आते आते लेस किया होगा और डेप्शन लेस की होगी तो उसको ऐड बैक करेंगे, और वो कहते हैं जो लीज रेंटल पे किया है हम तुम्हें वो अलाउ करेंगे एज डिडक्शन। ये बात होगी करंट टैक्स की। अब डेफर्ड टैक्स के अंदर क्या होगा, ये यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये बात भी मैंने करनी है। हमारी बैलेंस शीट में राइट ऑफ यूज आएगा बुक वैल्यू पे, हमारी बैलेंस शीट में लीज लायबिलिटी आएगी, हमारी बैलेंस शीट में अगर सवाल में ईयर एंड डिफरेंट है, लीज ईयर एंड का फाइनेंशियल ईयर एंड से या एडवांस का सवाल है तो इंटरेस्ट पेबल आएगा। टैक्स वाले इस लीज को ही नहीं मानते, तो केड़ा राइट ऑफ यूज, केड़ी लीज लायबिलिटी, केड़ा इंटरेस्ट, ये केड़ा समझते हैं कौन सा है जी। तो कैरिंग अमाउंट्स तो होंगी, अब वो पता होना चाहिए कि क्या है, तो तभी कैरिंग अमाउंट निकलेगी ना, वही पुराना काम जो किया हुआ है, लेकिन टैक्स बेस इन सब की अल्हम्दुलिल्लाह जीरो होगी और डिफरेंस आएगा और फिर वही कहानी आगे चलेगी, ठीक है। तो ये सारी बात करने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए वो है वर्किंग, ठीक है। वर्किंग पीवी ऑफ एलपी निकालेंगे, पहले लीज पेमेंट फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। तो ये मैं जरा अगर ये यूज कर लूं आपकी इजाजत हो तो, ठीक है। तो लीज पेमेंट 100 के 3 किराए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट एनवीडी का फार्मूला लगाया और 249 आ गया, ठीक है जी। तो लीज पेमेंट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट कोई नई चीज नहीं है, फटाफट ये काम करेंगे, सवाल में डेटा गिवन होगा। फिर इससे बनाएंगे अपना अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल, जितना जरूरत होगा उतना बनाएंगे, लेकिन ये सवाल चूंकि अलग से लीज समझाने के लिए छोटा सा है, तो इसलिए 3 साल पूरे की अकाउंटिंग भी करके दिखा रहा हूं आपको और 3 साल की वर्किंग भी हुई। तो पीवी ऑफ एलपी से स्टार्ट हुआ, इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट, ये तोड़ फोड़ करके कहानी खत्म हो गई। अब यहाँ पे आपका वो नॉलेज ऑफ यूज होना है जो आपने पक्का पक्का किया था चीज़ों को। लेसी का सवाल है, नॉर्मल लीज है, तो लेसी क्या करेगा, पीएनएल में रिकॉर्ड करेगा इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब एरियर वाला सवाल है तो 15 वाले साल का इंटरेस्ट, फिंगर थंब अप्रोच 15 वाले साल का इंटरेस्ट 31 नंबर 15 के सामने नजर आ रहा है 25। तो ये इसने लेसी ने रिकॉर्ड किया हुआ है पीएनएल में। दूसरा, लेसी ने एक तीसरी वर्किंग करता हूं मैं यहां पर आप लोगों के लिए, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस किसका जी, राइट ऑफ यूज का निकाला होगा। वो कैसे निकाला होगा, अब वो भी यहां पर चूंकि सिर्फ सवाल में क्या है, अच्छा आईडीसी वगैरह भी आएगा, उसका ट्रीटमेंट सीखेंगे, फिलहाल सादा बात, ठीक है। ये लेसी का सवाल है तो लेसी ने क्या किया होगा, राइट ऑफ यूज को डेप्रिशिएट किया होगा। राइट ऑफ यूज में क्या क्या आता है, पीवी ऑफ एलपी, आईडीसी इंस्टॉलेशन, पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग, या कोई भी ऐसी पेमेंट जो बिफोर कमेंसमेंट की। अब तो ये भी पढ़ लिया हुआ है ना पहले सफ़े पे, चौथी चीज़ भी आ गई थी, ठीक है ना, वो एंड पे ऐसे डाली थी हमने देग में, अगर कोई इंसेंटिव है तो उसी में से माइनस कर देंगे। तो खैर ये सारा कुछ ही आता है राइट ऑफ यूज में, लेकिन मेरे इस सवाल के अंदर सिर्फ पीवी ऑफ एलपी ही है, तो वही हमारा राइट ऑफ यूज बन गया 249। लाइफ कोई और अलग से गिवन नहीं है तो 3 ही है, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या आ गया जी 83। अब लेसी ने ये इंटरेस्ट एक्सपेंस और ये डेप्रिसिएशन ये 2015 में रिकॉर्ड की हुई है,
पीएनएल में लेसी ने इंटरेस्ट एक्सपेंस 25 रुपये का और 83 रुपये की डेप्रीसिएशन ये रिकॉर्ड की हुई है, यही हमने पढ़ा था। टैक्स वाले कहते हैं ना भाई ना, ये तो कोई चीज़ ना हुई, इसको रिवर्स करो, तो उल्टा दें। तो ऐड करेंगे हम क्या चीज़ जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस राइट ऑफ लीज लायबिलिटी का, और ऐड बैक करेंगे हम डेप्रीसिएशन एक्सपेंस राइट ऑफ यूज का। ये अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन ही होती है ना, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। लीज लायबिलिटी का इंटरेस्ट रिवर्स कराया उन्होंने और राइट ऑफ यूज की डेप्रीसिएशन। तो कितना है जी इंटरेस्ट 25, ऐड बैक हो गया। कितनी है डेप्रीसिएशन, ऐड बैक हो गई। अब फिर हमने उनकी शक्ल देख रहे हैं, हमने कहा यार ये तुमने क्या कर दिया। उन्होंने कहा टेंशन ना लो, तुम्हें हम अलाउ करेंगे रेंटल पेड। अब रेंट कितना पे किया 100 रुपये, तो लेस कर देंगे हम लीज रेंटल पेड। ये पक्का असूल है, कहे या ना कहे ऐसे ही करना है हमने। लीज रेंटल पेड, टैक्स वाले लीज को नहीं मानते, वो रेंटल कहते हैं इसको जी। कितना 100। अब टैक्सेबल प्रॉफिट क्या आ गया 208। अब 208 पे 30% लगा तो टैक्स क्या आ गया 62.4। इसकी एंट्री क्या करोगे, सीटीई डेबिट सीटीपी। अगर मैं यहाँ पे आपके लिए पीएनएल का एक्सट्रैक्ट बना दूँ तो पीएनएल का एक्सट्रैक्ट क्या बता रहा है आपको कि आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ था और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ था 2015 का 25 और 83 और यहाँ से चलते चलते आप पहुँचे थे पीबीटी पर। ऐसे ही है, और चीज़ें भी आ रही होती हैं ना। तो एक्सट्रैक्ट अगर मैं ये बना के दूँ तो पीबीटी कितना आ रहा है 200 ऊपर लिखा हो, ठीक है ना। अब यहाँ तक आते आते हमने ये दोनों माइनस किए हुए थे। जब इसको रिवर्स करना है तो क्या किया हमने, ऐड और लेस कर दिया लीज रेंटल। टैक्सेबल प्रॉफिट पे आए और टैक्स निकल आया। अच्छा, इसी तरह से अगर आप बात करें 2015 की बैलेंस शीट, कर दे यार बात बैलेंस शीट की। 2015 की बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो बैलेंस शीट के अंदर ये पूरी बात सामने आ जाए ना, ताकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपके पास नॉन करंट एसेट्स में राइट ऑफ यूज़ आया करता था। वो राइट ऑफ यूज़ जो है उसकी वर्किंग क्या है जी, 249 माइनस 83 करके 2015 के अंदर आपकी राइट ऑफ यूज़ की बुक वैल्यू कितनी आ रही होगी 166। फिर उसके बाद आप अपने साल की आखिरी पेमेंट के नीचे क्या किया करते थे, लाइन लगाते थे, और लाइन से ऊपर सब आप कहते थे पेड है, नीचे क्या है पेबल। तो फिर आप बैलेंस शीट के अंदर ये 83 को करंट कहते थे और 91 को नॉन करंट। तो यहाँ पे आप नॉन करंट लायबिलिटीज़ में लीज लायबिलिटी 91 और साथ ही करंट लायबिलिटीज़ में इसका करंट पोर्शन भी आ जाता था। कितना जी 83। यही होते थे ना एक्सट्रैक्ट्स। अब करंट टैक्स के अंदर हमने वो करना होता है जो पीएनएल के रिलेटेड होता है, यानी हमने जो किया टैक्स वालों को उस पर एतराज़ तो वो उल्टा देते हैं और जो टैक्स वाले कहते हैं वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन डेफर्ड टैक्स के अंदर हमने बैलेंस शीट अप्रोच लगानी होती है। बैलेंस शीट अप्रोच का मतलब यह है कि हम अपनी अकाउंटिंग वाली कैरिंग अमाउंट निकालते हैं, अकाउंटिंग वाली बुक वैल्यू। तो अकाउंटिंग वाली बुक वैल्यू क्या है, राइट ऑफ यूज़ नज़र आ रहा है 166 पे, लीज लायबिलिटी नज़र आ रही है 91 और 83 पे, ठीक है। अब ये अलग अलग नहीं करेंगे, इस वर्किंग की हद तक हम ये कर लिया करेंगे कि हम जब ये वर्किंग करेंगे ना, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन 31 दिसंबर 2015, तो कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस और टैक्स रेट और टैक्स बेस, डिफरेंस, रेट और टैक्स। ठीक है जी। अब एज ऑन वाली वर्किंग में बैलेंस शीट वाले आइटम्स आते हैं। अब इसको नहीं देखना, दिमाग में आपकी सब बना हुआ है। इतने दिन लगाए थे लीज पे, बताओ लेसी का सवाल हो,
नॉर्मल शॉर्ट टर्म लो वैल्यू थी नहीं ना, नॉर्मल लीज हो, लेट्सी का सवाल हो, नॉर्मल लीज हो, बैलेंस शीट में राइट ऑफ यूज नजर आएगा, तो हमने यहाँ पे लिखा जी राइट ऑफ यूज की बुक वैल्यू। अब वो मैंने पहले वर्किंग कर ली इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कितना जी, और लीज लायबिलिटी नजर आएगी। अब ये जो लीज लायबिलिटी है बैलेंस शीट में ये करंट नॉन करंट में तोड़ के लिखी हुई है, लेकिन इस टॉपिक के लिए इनको बस क्या कर लें, यहाँ से 83 प्लस 91 करके लिख दिया करें इकट्ठा ही, 83 प्लस, मुझे बस ये इसका बैलेंस चाहिए होता है तो इकट्ठा कर देंगे हम, बैलेंस शीट में अलग अलग है, वो लायबिलिटी तो है ना, तो लायबिलिटी है ना, तो बस वो इकट्ठा कर दिया। ये कितना 170। अब सवाल ये पैदा होता है इसको क्यों ना उठा लिया, तो जवाब ये पैदा होता है कि आप कहेंगे, एक बार कोई साल पहले बच्चे एक ने कहा था, स्टूडेंट ने, कि अब यहाँ पे आके ना हमने कहा चलो जी ये उठा लो 174, तो उसने कहा ये क्या लीज के टॉपिक में आप ये दोनों उठाते थे, आप ये उठा रहे हैं, तो फिर उसके बाद हमने कहा ठीक है वही टोटल उधर लिख, टोटल करके लिख दिया करो ताकि कुछ नया ना लगे बच्चे को, क्या है जी ये लीज लायबिलिटी करंट नॉन करंट पोर्शन है, बस यहाँ पे इकट्ठा करके लिख दिया, वही फिगर्स उठाई हैं जो आज तक उठाते आए थे, बस वहाँ पे इकट्ठी करके लिख दी। और अगर ये एडवांस का सवाल होता या हमारा ईयर एंड और लीज का ईयर एंड डिफरेंट होता तो फिर इंटरेस्ट पेबल भी आ सकता था, वो बैलेंस शीट में आता नजर, वही बैलेंस शीट ही ऊपर बैलेंस शीट ही बनी होती, कैरिंग अमाउंट मींस बैलेंस शीट, ठीक है, तो आ सकता था इंटरेस्ट पेबल, पर इस वक्त तो नहीं है, ठीक है जी, तो इस वक्त तो है नहीं सवाल में, ठीक है, आ जाता तो आ जाता। अब यहां तक तो हो गई बात पूरी, अब बारी आती है टैक्स बेस की, तो बताए राइट ऑफ यूज की टैक्स बेस क्या होगी, क्यों, जैसे कल टैक्स वाले प्रोविजन को नहीं मान रहे थे तो टैक्स बेस 0 हो गई थी, ऐसी आज टैक्स वाले लीज को नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं यार लीज है ये तुम्हारा एसेट ही नहीं है, तुम बैलेंस शीट में राइट ऑफ यूज, तुम्हारा किराए पे लिया हुआ है तुमने, सारा किराया तुम्हें अलाउड है, ठीक है, तो इसका मतलब राइट ऑफ यूज, लीज लायबिलिटी, इंटरेस्ट पेएबल अगर ये आएंगे तो इनकी टैक्स बेस क्या होगी 0। अब मेरा सवाल 166 आ गया है, 166 क्या है, टैक्सेबल टीटीडी है या डीटीडी है, ये कैसे पता लगा, एसेट है इस वजह से, एसेट है इस वजह से, जुगाड़ करते हो, जुगाड़ करते हो, क्लास में जुगाड़ नहीं करना, पर्चे में करना है, क्लास में पूरी लॉजिक दो मुझे। अकाउंटिंग वालों ने एसेट को डेबिट करना है ना, राइट ऑफ डेबिट करते हैं ना हम, 83 अभी किया भी था, अकाउंटिंग वाले फ्यूचर ईयर्स में 166 रुपए डेप्रीशिएट करेंगे, टैक्स वाले 0 अलाउ करेंगे, तो ऐड बैक करना है 166, लेस होना है 0, तो ऐड होने वाली फिगर ज्यादा, तो टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा, तो टैक्सेबल डिफरेंस है ये जो टैक्स का बायस बनेगा, इस पे जो भी रेट लगेगा वो रेट लग के जो भी चीज आएगी वो होगी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अगला डिफरेंस है जी 174, नाउ व्हाट इज दिस, जुगाड़ किया ना, फिर सोचो सोचो सोचो, ये पेएबल है, ये फ्यूचर में पे होता है, यही पे होता है ना, लीज लायबिलिटी ही पे कर रहे होते हैं प्रिंसिपल इंटरेस्ट तोड़ करके, तो ये फ्यूचर में पे होगा, जब पे होगा टैक्स वाले इसको अलाउ कर रहे होंगे, वो तो देखो ना, बात समझो, ये जो प्रिंसिपल अमाउंट पे हो रही है कितनी है टोटल 249 है ना, जिसमें से अगर 75 पे हो चुका है तो बाकी 174 पेएबल है, ये पेएबल कैसे पे होगा, ये इन किस्तों के अंदर ही तो पे होगा, ये 174 में 83 और 91 करके पेमेंट होगी ना, उस प्रिंसिपल अमाउंट में प्रिंसिपल, ये रेंटल के अमाउंट में प्रिंसिपल भी होगा इंटरेस्ट भी होगा, तो ये बाय वे ऑफ रेंटल हमें अलाउ कर रहे होंगे टैक्स वाले, तो ये पेएबल जब पे होगा तो टैक्स वाले इसको अलाउ कर रहे होंगे एज अ डिडक्शन, तो ये पेएबल फ्यूचर में जब कभी पे होगा टैक्स वाले इसको अलाउ करेंगे एज अ डिडक्शन, तो ये एक डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है जिससे क्या निकलेगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अच्छा जी, अच्छा अगला जो है वो भी पेएबल ही है, तो उसका भी सेम रूल होगा, लेकिन इस सवाल के अंदर वो चूंकि है इसलिए अब हमारे सवाल में आ जाता है, इसको भी देख लें। तो 15 इज ओवर, यहाँ से क्या करोगे आप, एक ही दफ़ा में नेट करके निकाल लोगे एसेट या लायबिलिटी, जो ज़्यादा होगा वही नेट में निकल आएगा, और उसको क्या कर लोगे DTL/A के लेजर का क्लोजिंग, एसेट है तो एसेट साइड पे लिख लोगे, लायबिलिटी तो लायबिलिटी साइड, इसी तरह से बीच में PPE भी आ जाएगा, बीच में प्रोविजन आ जाएगा, एक सवाल में 4-5 एडजस्टमेंट्स होंगी मिलकर ऐसे ही बनेगा सवाल, कोई मसला। अच्छा अब जरा इस कहानी को जरा पूरा कर लें, अगला साल आया 16 वाले साल में
इन्होंने इंटरेस्ट 17 बुक करना है और 83 की डेप्रिसिएशन बुक करनी है अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक। टैक्स वाले ने कहना है ना ना ना, उल्टी कर दो। ये सब कुछ जो किया आपने इसको उल्टा दें। तो 17 का इंटरेस्ट और 83 की डेप्रिसिएशन, और वो क्या अलाउ करेंगे जी? 200 और एक सवाल दिमाग में पैदा हो चुका है कि ये जो डेफर्ड टैक्स आपने लिया है, ये तो कल आपने बताया था कि डेफर्ड टैक्स तो सिर्फ टेम्परेरी डिफरेंसेस पे होता है। तो क्या आप ये अपने और टैक्स वालों के फ़र्क को, लीज वाले फ़र्क को टेम्परेरी डिफरेंस कह रहे हैं? क्या ये टाइमिंग डिफरेंस है? हालांकि हमें तो नज़र आ रहा है रेंटल हमेशा 100 आता है, लेकिन लीज लाइबिलिटी तो डिफरेंट आ रही है। किधर गया? तो क्या ये आप इसको टेम्परेरी कह रहे हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल टेम्परेरी कह रहा हूँ, इसको प्रूव करते हैं। टेम्परेरी डिफरेंस का मतलब क्या है? हमने आज एक खर्चा बुक किया, ज़्यादा टैक्स वाले ने हो सकता है आज कम उसको अलाउ किया, कल हम कम करेंगे बुक वो ज़्यादा। पिछले दोनों सवालों में आप देख चुके हैं कि जब एंड होता है तो डिफरेंस खत्म हो जाता है। तो आज चलो वो तो मानने में आ रहा था कि आपने टेम्परेरी डिफरेंस कहा था कि 2 साल में एसेट ने प्लस माइनस हो गए, एक में ज़्यादा एक्सपेंस रिडक्शन चार्ज हुआ था, दूसरे में कम हुआ था, उन्होंने पहले में कम अलाउ किया, दूसरे में ज़्यादा करके ख़त्म कर दी कहानी। प्रोविजन में भी आपने एक साल एक्सपेंस बुक किया, उन्होंने अलाउ नहीं किया, अगले साल आपने बुक नहीं किया, उन्होंने अलाउ कर दिया, तो दूसरे साल में कहानी खत्म हो गई। ये कैसे टेम्परेरी डिफरेंस है? ये तो अलग अलग फिगर्स हैं। नहीं जी, ये टेम्परेरी डिफरेंस ही है, इसको प्रूव करते हैं। तीसरे साल में आए 9 रुपए का इंटरेस्ट और 83 रुपीज़ की 9 का इंटरेस्ट एड बैक हो गया, 83 रुपीज़ की डेप्रिसिएशन एड बैक हो गई, और अलाउ क्या हुआ हमें? अब मेरे बच्चों, पागल खानों, जरा तवज्जो करना, जो हमें एड बैक करवाई गई हैं फिगर, ये क्या है? इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन, ठीक है। और जो हमें अलाउ की गई हैं फिगर्स एज डिडक्शन, वो हैं ये लीज के रेंटल्स। एम आई राइट? अच्छा, ज़रा बिल्लू वाले डिब्बे को भी टोटल करो और लाल वाले को भी टोटल करो। बिल्लू वाले डिब्बे का टोटल क्या बन रहा है? आप करते रहे, मैं 300 पहले ही लिख रहा हूँ, मुझे पता है, मुझे इस बात का वैसे ही पता है। लाल वाले का टोटल तो नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब 300 ही रिवर्स करके 300 ही रिकॉर्ड हुआ है, सिर्फ टाइमिंग का डिफरेंस आया है। कहीं पे हमें एक्सपेंस ज़्यादा रिवर्स करा के थोड़ा अलाउ किया गया, और आगे जाके थोड़ा रिवर्स करा के ज़्यादा भी अलाउ कर दिया गया कहीं पे। ऐसा ही है। असल में मामला पता है क्या है? मामला ये है कि 300 रुपये ही बटे पड़े हैं। अगर आप गौर करें तो ये 249 क्या है? लीज लाइबिलिटी। राइट ऑफ यूज में ये पड़ा है, ऐसे ही है ना। अब अगर आप इन दोनों का टोटल करें 249 और इंटरेस्ट कितना आया? 51 आएगा। ये दोनों का टोटल क्या है? यही 300। तो इधर देखो ज़रा गौर से, ये हमें, अब हमने राइट ऑफ यूज़ की डेप्रीसिएशन करनी है, ऐसे ही है। राइट ऑफ यूज़ में सिर्फ क्या पड़ा है? लीज लायबिलिटी, ठीक है। और दूसरा हमने रिकॉर्ड करना है इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो हमने ये दो कॉलम, ये 3 साल में बांट कर, ये भी 3 साल में बांट कर, ये दो कॉलम्स हमने एक्सपेंस बनाए थे, उन्होंने इसको रिवर्स करा दिया, उन्होंने ये अलाउ कर दिया। तो दोनों में फ़र्क क्या है? तो ये टेम्परेरी डिफरेंस ही है, टेम्परेरी डिफरेंस है। पहले साल में हमें रिवर्स कराया गया कितना? रिवर्स कराया गया कितना? 108, और अलाउ किया गया 100। अगले में रिवर्स कराया उन्होंने 100, रिकॉर्ड 100 कराया। अगले में रिवर्स कराया, लेकिन रिकॉर्ड कराया फिर। तो ये टाइमिंग डिफरेंस ही है, टेम्परेरी डिफरेंस है, परमानेंट डिफरेंस नहीं है। इसीलिए इसको कैटर किया डेफर्ड टैक्स वाले टूल ने, ठीक है जी। तो ये जनाब हमारी थोड़ी गपशप भी हो गई लीज को लेकर के, और इसको हमने सीख भी लिया। अब सवाल में इसको अप्लाई भी कर लेंगे, ये प्रूफ भी कर लिया कि ये टेम्परेरी डिफरेंस क्यों है। तो सादा बात, लेसी का सवाल होगा तो हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस और डेप्शन रिकॉर्ड की होगी, टैक्स वाले उसको कहेंगे हम नहीं मानते, रिवर्स करा लेंगे, और हमें वो अलाउ करेंगे लीज रेंटल जो हमने पे किया, ठीक है। बैलेंस शीट के अंदर हमने कैरिंग अमाउंट, राइट ऑफ यूज़ की और लीज लाइबिलिटी वगैरह, इंटरेस्ट पेबल वगैरह रिकॉर्ड किया होगा। टैक्स वाले कहेंगे नहीं हम तो लीज को मानते ही नहीं है, तो कैरिंग अमाउंट होगी,
टैक्स बेस नहीं होगी तो डिफरेंस आ जाएगा, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस या डिडक्टेबल, जिससे डेफर टैक्स बुक हो जाएगा और हमारी डिस्टॉर्शन इंशाल्लाह रिमूव हो जाएगी। क्योंकि यहाँ तक तो डिस्टॉर्शन आती नज़र आ रही है। ये तीसरे साल का इंटरेस्ट, तीसरे साल का टैक्सेबल प्रॉफिट कितना आया? 192। इस पर टैक्स कितना बना? 57 अब हर साल प्रॉफिट बराबर हो और हर साल टैक्स सही ना आ रहा हो, तो यही तो वो डिस्टॉर्शन थी 57.6, जिसके लिए हमें IAS 12 का सहारा लेना पड़ा था। ऐसा ही है ना? तो वो डिस्टॉर्शन इंशाल्लाह रिमूव हो जाएगी, डिस्टॉर्शन रिमूव हो जाएगी। पहले साल के अंदर कर भी सकता हूँ, लेकिन बस ठीक है, अब सवाल में ही करते हैं। ये बात समझ आ गई? बोलो। चलो अब सवाल करते हैं। एक और कॉन्सेप्ट ज़रूर है दिल में कि रिवाइज हो जाए। अब हो सकता है वो आज के सवाल के बाद कर लें, हो सकता है मंडे को ही कर लें और फिर सवाल कर लें। वो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो वो क्योंकि आज वाले सवाल में फ़िलहाल है नहीं, आज वाले सवाल में लीज आया था, तो उसको हमने रिवाइज़ कर लिया। अब सवाल करते हैं। कल फिर इंशाल्लाह देख लेंगे, सवाल के बाद सिर्फ वो कॉन्सेप्ट रिवाइज़ कर लेंगे, ताकि मंडे वाला सवाल जो है उसमें जब यूज़ हो तो पहले से हम तैयार हों। ठीक है, सवाल शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 4 मैं करा चुका हूँ आपको, 3 भी करा चुका हूँ, 5 आज हमने करना है। अब ये प्रॉपर सवाल है, एग्जाम लेवल का सवाल है, बल्कि ये पास पेपर्स में से ही असल में ना, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस में आगे जो आपको सवाल मिलेंगे वो पास पेपर के ही सवाल हैं। लेकिन वो पास पेपर वाले एज इट इज़ नहीं है, क्योंकि पास पेपर में टॉपिक पूरा तैयार होने के बाद सवाल आता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो पहली दिन ही सारी नहीं सिखाई जा सकती। इसलिए यहाँ पे उन क्वेश्चंस को तोड़कर जितना एक दिन में अब पढ़ना है वो यहाँ पे आ गया। जो इसके अंदर दूसरी एडजस्टमेंट्स थी जो अभी नहीं पढ़ी हुई, वो अगले किसी सवाल में डल जाएंगी। और अल्टीमेटली पास पेपर, ये जब हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन पूरा करेंगे तो पास पेपर में से ही कोई 3-4 सवाल हमारे, 2-3 सवाल 4 उसमें से हो चुके होंगे। ठीक है ना जी? तो ये पास पेपर का ही सवाल है, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप बने हुए हैं कि आपने जितना पढ़ना है उतना यहाँ पर, इसी तरह से आगे अलग से एक रूल अलग समझ रहे होंगे, इसी तरह से प्रोविजन डाउटफुल डेट वाला सवाल अलग आ रहा होगा। तो ये कुछ सवालों के बाद फिर हम पास पेपर्स पे मूव करने लग जाएंगे इंशाल्लाह। सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ें। प्रिपेयर आ नोट ऑन टैक्सेशन, बस यहीं पे रुक जाएं और दिमाग में फ़ौरन लेकर आएँ। टैक्सेशन के नोट में 2 चीज़ें होती हैं, एक टैक्स एक्सपेंस और दूसरा रिकन्सिलिएशन। कल उसकी ज़रूरत नहीं थी लेकिन मैंने बना दी थी, आज उसकी ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह। तो टैक्स एक्सपेंस होता है और दूसरा रिकन्सिलिएशन। अब टैक्स एक्सपेंस के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, फिर एक करंट टैक्स एक्सपेंस और दूसरा डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। करंट टैक्स के लिए हम करंट टैक्स की वर्किंग करते हैं और डेफर्ड टैक्स के लिए हम डेफर्ड टैक्स का लेजर बनाते हैं। और डेफर्ड टैक्स के लेजर के लिए डेफर्ड टैक्स एज ऑन वाली सिर्फ एक लफ्ज़ लिखा था उसने, नोट ऑन टैक्सेशन। अगली बात हमें पता है, रास्ता पता है हमें सवाल में बस। तो ये एक ऐसा सवाल हुआ करता है पर्चे में जो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 90% कम से कम मार्क्स देता है आपको, कि रिकरिंग नेचर की एडजस्टमेंट्स हैं। हर सवाल में 1-2 एडजस्टमेंट्स बरकत के लिए ऐसी होंगी जो आप 100 भी करके जाएंगे तो 101वें सवाल में डिफरेंट हो सकती है। वो कभी भी आपको फेल नहीं कराती हैं। फेल तब होता है बच्चा जब रूटीन में आने वाली एडजस्टमेंट गलत करके आता है। तो ये ऐसा सवाल हुआ करता है पर्चे के अंदर। कंसोलिडेशन एक और सवाल, यानी कि कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग को पास करना इसलिए आसान है कि इसमें टॉपिक्स ऐसे मौजूद हैं जो आपको अच्छे मार्क्स आराम से दे जाते हैं। कंसोलिडेशन करेंगे, हम 20-25 लेक्चर लगाएंगे उस पर, इतना डिटेल से सीखेंगे, लेकिन फिर एंड पे पता क्या लगेगा, 12-14 एडजस्टमेंट्स हैं, बस वही हैं। अंग्रेजियाँ बदल सकता है, एडजस्टमेंट तो बदल नहीं सकता। फाइनल अकाउंट्स मुश्किल है, कंसोलिडेशन आसान है, ये बता रहा हूँ आपको। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं यहाँ पर जो आपको मैक्सिमम मार्क्स देने वाले होते हैं, जिनमें से एक ये है। इंशाल्लाह आप देखेंगे, आप तीसरा दिन है लेकिन आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। कोई दिन ऐसा होगा ही नहीं इंशाल्लाह जिसमें ये मामला ना, एक आधी एडजस्टमेंट हर सवाल में होगी, बरकत के लिए कोई मसला नहीं। 90% 18 नंबर का सवाल हो, 14-15 नंबर आ जाए थोड़े मुकते ही नहीं है जी। वैसे तो 18 भी आ सकते हैं, ऐसी बात, ठीक है। अच्छा, फिर अब पूरी रिक्वायरमेंट उसने पूरी बात आगे बताई हुई है आपको। ये पर्चे में बता देता है ऐसे ही, लेकिन आपको बताए ना भी बताए हमें पता है। पढ़ो। प्रिपेयर अ नोट ऑन टैक्सेशन फॉर इंक्लूजन इन एफटीएल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 15,
गिविंग अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर्स रिलेटिंग टू करंट एंड डेफर्ड टैक्स, इंक्लूडिंग अ रेकंसिलिएशन टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स एक्सपेंस एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट। सारी बात उसने की, लेकिन जो अहम बात है वो क्या है, 31 दिसंबर 15 लिखा है, साथ उसने कोई कंपैरेटिव वगैरह की बात नहीं की, तो सिर्फ 15 के साल का नोट बनाना है। ठीक है, तो अब अपना काम शुरू करते हैं जी। सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट एड्रेस कर लेते हैं। वैसे तो आपने सवाल 2 दफ़ा पढ़ना होता है, पढ़ें जल्दी से, सवाल पढ़ें एक दफ़ा। आप सवाल पढ़ लें, मैं ज़रा फॉर्मेट बना लेता हूँ। इजाज़त है? नाम बता दो बस, फ्लोर एंड टाइल लिमिटेड। मुझे पेज नंबर भी बताना है आपने। क्वेश्चन 5 पेज। चलो आप अपना सवाल पढ़ लो एक दफ़ा। अच्छा, वैसे उसने क्या कहा है जी, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ, ऐसे ही है? तो बस आज फिर मैं एक्सट्रैक्ट टू एक्सट्रूड नहीं बना रहा, जो मांगा है उसने बस वही बना रहे हैं। ठीक है, डन है ये? हाँ चलो पढ़ो अपना सवाल। इकतीस दिसंबर 2015 है ना? पढ़ लें तो बता दें। कितने बच्चों ने पढ़ लिया पूरा सवाल? तकरीबन सब नहीं पढ़ लिया। चले 1 मिनट बाद भाई इधर ही ले आना कैमरा, बल्कि ले ही आए। रिक्वायरमेंट है नोट ऑन टैक्सेशन बनाएं, बना रहे हैं। नोट के अंदर करंट टैक्स, और नोट के अंदर 2 चीजें, पहले टैक्स एक्सपेंस आएगा। टैक्स एक्सपेंस के अंदर हमने कहा था जी करंट टैक्स एक्सपेंस आता है और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस आता है। दो 2015 के लिए बस ये काम कर रहे हैं हम। तो करंट टैक्स हमें मिल जाएगा, डेफर्ड टैक्स मिल जाएगा, और फिर इसका टोटल है वो जो P&L के पेज पे जाता है, टैक्स एक्सपेंस। फिर उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज रिकंसिलिएशन। अब ये तो पता है ना आपको, करंट टैक्स कहाँ से मिलेगा हमें? करंट टैक्स की वर्किंग से। डेफर्ड टैक्स मिलेगा डेफर्ड टैक्स के लेजर से। अब ये बात तो भाई पक्की पता लग गई, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसी पे तो सवाल कर रहे होते हैं हम साल। उसके बाद 5.2 में हम रिकंसिलिएशन बनाएंगे। कल मैंने पूरा लिखवाया था आपको, रिकंसिलिएशन ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट या प्रॉफिट बिफोर टैक्स विद टैक्स एक्सपेंस। विद पीबीटी नहीं लिखना आपने, जरा जगह तंग थी, मैंने बस इतना ही लिख दिया फिर दोबारा से, लेकिन ये पूरा लिखना है आपने, रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स विद टैक्स एक्सपेंस। ठीक है जी। तो रिकंसिलिएशन में मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो जो भी होगा सवाल में फिगर, वो लिखकर उसके नीचे हम डबल अंडरलाइन कर देंगे, इसको सीट बेल्ट बांध दी हमने। ठीक है जी। उसके बाद फिर नीचे लिखेंगे हम टैक्स रेट। बहुत इंपॉर्टेंट बात करता हूँ जो अभी इंपॉर्टेंट नहीं लगती, लेकिन मुश्किल सवालों में जाके फिर मसला आएगा इसमें, कि हम यहाँ पर रेट कौन सा लेंगे। कल मैंने बात की थी, यहाँ पे रेट कौन सा लेंगे, जो हमारी करंट टैक्स की वर्किंग में रेट यूज हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख देना है जी नेक्स्ट लाइन में क्या चीज़ जी, टैक्स रेट। जब वो टैक्स रेट यहाँ लिखेंगे तो फिर प्रॉफिट पे टैक्स रेट लगाएंगे तो टैक्स एक्सपेंस आ जाएगा। वो टैक्स एक्सपेंस आपका अगर इसके साथ मैच कर जाता है कल की तरह से तो फबेहा, अगर मैच नहीं करता तो फिर कुछ रेकंसाइलिंग आइटम्स आएंगे जो हमने
सीखने हैं अभी, ठीक है। अब करंट टैक्स के लिए क्या हमने कहा जी, करंट टैक्स की वर्किंग होगी। तो करंट टैक्स की वर्किंग वन, करंट टैक्स एक्सपेंस निकालते होते हैं हम वर्किंग वन में, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एक ही साल है आज तो, उसके बाद कुछ चीज़ें ऐड होंगी, कुछ लेस होंगी, तो ये सारी जगह मैंने छोड़ दी करंट टैक्स की वर्किंग के लिए। पता नहीं कहाँ तक जाए, 5 आइटम आए, 10 आए, 15 आए, ठीक है। दूसरी ज़रूरी चीज़ क्या होगी हमारे पास, डेफर टैक्स एज ऑन की वर्किंग, ठीक है। तो डेफर टैक्स 31 दिसंबर 15 पर ही हमें चाहिए होगा। मैं वो भी ओपन कर लूँ, वर्किंग टू डेफर टैक्स लाइबिलिटी स्लैश एसेट। रिक्वायरमेंट अगर यही बोल देगा तो फिर पूरा लिख लिया करेंगे, वरना एब्रीविएशन से काम चला लेंगे। डेफर टैक्स लाइबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन 31 दिसंबर 2015। तो क्या आएगा जी, कैरिंग अमाउंट पूरा लिखना है पर्चे में अगर रिक्वायरमेंट हो तो, टैक्स बेस, डिफरेंस, फिर टैक्स रेट, ये मुकम्मल फॉर्मेट है इसका, और टैक्स, ठीक है जी। तो ये पक्की वर्किंग है, प्लस एक और पक्की वर्किंग है डीटीएल का लेजर। उसके अलावा सवाल की ज़रूरत के हिसाब से हम वर्किंग अपनी कर लिया करेंगे, ठीक है, सही है। चलो, बल्कि मैं तो यूँ कहता हूँ, एक बात है, मशवरे की बात है, ये पक्की वर्किंग हो गई, एक तीसरी पक्की वर्किंग भी यहीं पे ओपन कर लेते हैं। वर्किंग है DTL स्लैश ए का लेजर, उसके अलावा बाकी सारी वर्किंग्स हम वन नोट पे कर लेते हैं। तो ये आपको पता रहे कि ये वर्किंग्स पक्की पक्की इस पे आनी है, बाकी फिर हम वहाँ पे कर लेते हैं साथ के साथ, ताकि वो तंगी किसी किस्म की हमें ना हो। सवाल आपने पढ़ा है, मैंने तो नहीं पढ़ा अभी, इस दफ़ा पिछली बार पढ़ा था। PPE नज़र आया है आपको, ओन्ड एसेट है ना, और फिर लीज है, ग्रेचुटी भी है आई थिंक। चलें ठीक है। वैसे तो वर्किंग्स जो हैं वो कोशिश करें तो वहाँ पे भी हो सकती हैं, वहीं पे कर लेते हैं फिर, अच्छा है ज़रा सारा कुछ हमारे बोर्ड के ऊपर ही हो। तो PPE है, मेरे ख्याल में तो यहाँ तक काम हो जाना चाहिए हमारा। अच्छा, अब जी ज़रूरत के मुताबिक वर्किंग्स करना शुरू करते हैं। सवाल पढ़ें जी, आपने सारा सवाल पढ़ लिया है। नंबर 1, फॉलोइंग आर द, रिक्वायरमेंट थी, एड्रेस कर ली सवाल पढ़ने के बाद। फॉलोइंग आर द रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम फ्लोर एंड टाइल, ठीक है, फॉर द ईयर 31 दिसंबर 15। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हाँ जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे आ जाएगा कितना, 80 रुपीज़ इन मिलियन है सवाल, तो बस एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं रुपीज़ इन मिलियन, उसके बाद दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है कहीं। ठीक है जी, नेक्स्ट। अच्छा जी, अब प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी है, फॉर द ईयर मतलब क्या है इसका, प्रोविजन क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है या फॉर द ईयर एक्सपेंस दिया हुआ है, प्रोविजन अंदाजा, प्रोविजन अंदाजा, प्रोविजन अंदाजा फॉर द ईयर, ये वो है, ये वो है, ये है। तो ये क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस। ग्रेचुटी पेड क्लियरली बताता, ये पेड तो नहीं है, ये क्या है, प्रोविजन फॉर द ईयर है, तो ये एज ऑन तो नहीं बोला, तो ये फॉर द ईयर है, एक्सपेंस है, ठीक है। तो P&L वाला एक्सपेंस आ रहा है ये। फिर क्या है जी, कैपिटल गेन, जिसके बारे में वो क्या कह रहा है, ये एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, तो अगर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है
तो ये परमानेंट डिफरेंस कहलाता है। और पेनल्टी भी क्या है, ठीक हो गया जी। अब मेरे ख्याल में तो ये कैपिटल गेन और परमानेंट ये जो पेनल्टी है इन तो उठा लेना। पहले मैंने इसको उठा लिया था, इसको उठाएंगे, इसको उठाएंगे। इसका मसला ये है कि इसका लेजर बनाना पड़ना है, क्योंकि आपने पढ़ा है ओपनिंग डेफर्ड टैक्स भी आ रहा है, वो ओपनिंग ग्रेचुटी भी आ रही है और फॉर द ईयर भी आ रही है, कहीं पेड पुट भी आ रहा है, क्लोजिंग भी निकालना पड़ेगा। तो ये चीज़ें तो उठा लेना। 80 उठा लिया था आपने। कैपिटल गेन क्या है, एग्जैम्प्ट इनकम। क्या है, एग्जैम्प्ट इनकम। प्रॉफिट तक आते आते हम इसको क्या कर चुके हुए हैं, ऐड। तो रिवर्स करना है तो क्या कर देंगे, लेस। तो कैपिटल गेन हमने लेस क्यों किया, बिकॉज दिस इज एग्जैम्प्ट। कितना, 5। और इसके साथ एक छोटा सा, आपने तो खैर एक ही पेन यूज करना होता है, मार्कर पेन, एक बॉल पॉइंट ब्लैक ही यूज करना होता है, तो आप तो ब्लैक से ही लिखेंगे पर्चे में। पर मैं एक पक्की आदत रखूंगा, सवाल करते हम इसके साथ लिख दिया करेंगे पीडी, परमानेंट। ये फिर हमें रेकन्सिलिएशन करते हुए काम आएगा, क्योंकि हमने करंट टैक्स तो लिया, करंट टैक्स की वर्किंग से डेफर्ड टैक्स हमने बुक किया डेफर्ड टैक्स के लेजर से, जिसका क्लोजिंग निकला है डेफर्ड टैक्स एज ऑन वाली वर्किंग में, और उसके अंदर सिर्फ टेम्परेरी डिफरेंसेस कवर होते हैं, परमानेंट कवर। तो जब ये सूरत हाल आएगी सवाल में, कोई परमानेंट डिफरेंस आ जाएगा तो हमारा रेकनसाइल नहीं करेगा पीबीटी विद टैक्स, ठीक है। तो फिर उसको रेकनसाइल करने के लिए इन आइटम्स को हमने यूज करना होगा, ठीक है। तो एक एग्जैम्प्ट इनकम यहाँ पे लिख दी हमने, ट्रीटमेंट तो सिखा दिया था ना पहले ही दिन। दूसरा क्या है, पेनल्टी टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ एनवायरमेंटल लॉस। तो ये पेनल्टी टू गवर्नमेंट आ गई, इसको वो अलाउ नहीं करते होते, तो इसको हमने क्या करना है जी, हमने लेस किया हुआ था, इसको फिर लेस करना था ना, बताएं तो, हमने पेनल्टी को लेस किया हुआ था, हमें क्या करवा दिया जाएगा, ऐड पेनल्टी टू गवर्नमेंट, ठीक है। ये नॉट अलाउड, ये डिडक्शन, डिडक्शन भी डेड डॉट लिख देता हूं, डिडक्शन डेड डॉट, डिडक्शन नॉट अलाउड, ठीक है जी। और इसके साथ भी छोटू सा अब लिख सकता हूं मैं पीडी, ये भी एक परमानेंट डिफरेंस है। कितना जी, 1। तो ये क्या हो जाएगा, एड बैक। अब कैपिटल गेन अगर रिसीवेबल होता तो लड़ाई डेफर्ड टैक्स की वर्किंग की तरफ जाती, पेनल्टी टू गवर्नमेंट पेएबल होती तो फिर लड़ाई इधर को जाती, जाती कि ना जाती, क्योंकि रिसीवेबल पेएबल बैलेंस शीट में पड़ा होता है ना, पर ऐसा नहीं है। किसी ने लिखा हुआ है कि कैपिटल गेन रिसीवेबल है, किसी ने लिखा हुआ है कि पेनल्टी पेएबल है, तो खुद से बेलने में बाजू नहीं दे लेना, ठीक है ना। पेड है, रिसीव्ड है, डन, कहानी खत्म। करंट टैक्स के अंदर ट्रीटमेंट हो गया। हमने इनकम बनाई थी, रिसीव भी होगी, हमने इनकम बनाई थी, रिवर्स कर दिया, हमने पे किया था पेनल्टी को, रिवर्स कर दिया, दैट्स इट। कोई मसला यहां तक है, मसला अगली बात की उससे मसला आ रहा है, वो इंशाल्लाह सवालों में आएगी, आएगी आएगी, जल्द आएगी। रोज लिमिटेड वाला सवाल करेंगे पास पेपर 9 हम, जिस दिन उस दिन पहली दफा ये चीज आएगी सामने आपको। अभी उस तक पहुंचने तक सवाल नहीं करना, ये वाला पहले बता दिया सवाल नंबर ना, पास पेपर 9 रोज लिमिटेड, जब वो करेंगे तो उस दिन ये वाला मामला आएगा, उससे पहले जब ये आना नहीं है तो फिर सवाल भी नहीं है। ओके, आ जाओ वापस। रह गया जनाब एक ग्रेचुटी की प्रोविजन, एनी एक्सपेंस। क्या कहता है, ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है किस किस के, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के, यानी कि ओपनिंग में क्या है ये हमारे पास, लायबिलिटी, और प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी के। तो ये जनाब 15 मिलियन क्या आ गया जी, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, ठीक है जी। तो इन दोनों लेजर्स को ओपन कर लेते हैं। इनफैक्ट डीटीएल का लेजर तो ऑलरेडी मैंने ओपन किया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा इसको तमीज़ के दायरे में अगर ले आए तो यहीं पर मैं वर्किंग नंबर 4 भी ओपन कर सकता हूं, और वो क्या है जी, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, ठीक है। वो जो कल बनाया था, 2 दफा बनाया था। अब 1 जनवरी 2015 पर
डेफर्ड टैक्स का लायबिलिटी ओपनिंग बैलेंस लायबिलिटी है। डेफर्ड टैक्स क्या है ओपनिंग में लायबिलिटी कितना 5.28 और ग्रेचुटी का भी ओपनिंग वो तो है ही लायबिलिटी कितना नजर आ रहा है 15 मिलियन। हाँ जी कोई मसला 0.1 टिक हो जाएगा। अब नेक्स्ट जी अच्छा 1 मिनट ये रह गया था इसको भी ले लो। ये क्या है प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी एक एक्सपेंस है तो ये पेएबल का लेजर है। पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट कैश इस तरफ आता है। प्रोविजन जो बुक करते हैं तो उसकी एंट्री होती है पीएनएल में ग्रेचुटी एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट। तो यहां पर आएगा एक्सपेंस ग्रेचुटी एक्सपेंस कितना जी 12 ठीक हो गया। पॉइंट नंबर 2 डिटेल ऑफ ओन्ड फिक्स्ड एसेट लीज नहीं ओन्ड फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या होता है पीपीई। ठीक है जी तो फिर लेजर बनाएंगे पीपीई अकाउंटिंग रूल्स वाला और पीपीई टैक्स रूल्स वाला। जल्दी जल्दी ओपन कर लें वर्किंग जल्दी जल्दी ओपन कर लें। और लोग कहेंगे पागलियो क्यों बने तो हैं लेजर बने तो हैं। एक ने सोचा सिर्फ बाकी किसने सोचा बाकी में बोला तो उन्होंने शुरू कर दिया। तो इस सवाल आपको पहले इसलिए पढ़ाया था तो पागलियो ये क्या है ओपनिंग डेबिट क्रेडिट क्लोजिंग तो स्टेटमेंट फॉर्म में है तो पागल है हम टाइम जाया करें। बना बनाया लेजर स्टेटमेंट फॉर्म में मौजूद है चेक करो। ओपनिंग ऐसे चलो आपके लिए 315 आया एडिशन 5.3 आ गया फिर डेप्रीसिएशन इसी में आ रही तो इसका मतलब बुक वैल्यू पे एसेट अकाउंट बन रहा है और ये भी बुक वैल्यू पे तो डेप्रीसिएशन 20 और क्लोजिंग भाई आप ये करके क्या करोगे फिर वही काम आपने लेजर में कर दिया तो नहीं करना इसकी जरूरत नहीं है। ओके चलो अच्छा जी अब परसों वाला लेक्चर ऑन हो गया। ये एडजस्टमेंट 2 परसों वाला लेक्चर है और एडजस्टमेंट नंबर 4 प्लस ऊपर जो 2 बातें पड़ी थी ओपनिंग और एक्सपेंस वो कल वाला लेक्चर है। तो परसों और कल वाला लेक्चर पहले कर लो आज वाला लेक्चर फिर कर लेते हैं ठीक है। हाँ जी एसेट पीपी अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन किधर है और टैक्स डेप्शन किधर है। अब दोनों में फर्क आ गया। अगर तो सेम होता तो कुछ ना करते हमारा एक्सपेंस वही उनका भी एक्सपेंस होता लेकिन नहीं तो फर्क आ गया। अब क्या होगा अकाउंटिंग को रिवर्स टैक्स को रिकॉर्ड अकाउंटिंग को रिवर्स बोलना है हमेशा ठीक है ना। प्लस माइनस वहां पे देखेंगे खर्चा है तो कुछ और होता है इनकम है तो कुछ और ठीक है ना। अकाउंटिंग को रिवर्स। अब अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन हमने प्रॉफिट तक आते आते क्या की हुई लेस तो रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे ऐड तो ऐड बैक किया हमने अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन को 20 है जी ये जनाब ऐड बैक हो गई और लेस कर दिया हमने टैक्स डेप्रीसिएशन को। IAS 16 का बस यही ट्रीटमेंट है मतलब कोई और चीज जब तक नहीं आती तो ये हमेशा यही रहना है। कितना जी 50 आपको अलाउ हो गई। पर अब आपको ये पता है ये परमानेंट डिफरेंस नहीं है टेम्परेरी डिफरेंस है। हमने आज जब कम चार्ज किए टैक्स में ज्यादा अलाउ किए तो फ्यूचर में हमारे पल्ले घट एसेट ज्यादा एसेट बचा होगा तो टैक्स वालों के पल्ले घट बचा होगा तो फिर हमें रिवर्स करना पड़ेगा जो फिगर और वो रिकॉर्ड करवाएंगे जो फिगर वो आगे जाके डिफरेंट हो जाएगी और फर्क वहां पे जाके निकल जाएगा। है टेम्परेरी डिफरेंस अब प्रूव्ड है। अब हर सवाल प्रूव तो नहीं कर सकते थे ना पहले में कर लिया। तो करंट टैक्स हर एडजस्टमेंट को आपने ऐसे देखना है पहले करंट टैक्स फिर डेफर्ड टैक्स। परसों वाले लेक्चर में ऐसे ही किया था कल भी ऐसे ही किया था आज भी रिलीज के वक्त ऐसे ही कर लेंगे ठीक है। करंट टैक्स डेफर्ड टैक्स करंट टैक्स डेफर्ड टैक्स। तो पीपीई से रिलेटेड करंट टैक्स की एडजस्टमेंट क्या है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को उल्टा दो टैक्स डेप्शन को रिकॉर्ड करो। अकाउंटिंग को उल्टाना था करंट टैक्स डन। अब डेफर्ड टैक्स में क्या करना है कैरिंग अमाउंट्स और टैक्स बेस ढूंढनी है कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस। आज सवाल में डिस्पोजल ही नहीं आया मैंने वैसे डिस्पोजल रिवाइज करा दिया इंशाल्लाह मंडे वाले सवाल में डिस्पोजल भी आएगा। अब डिस्पोजल आएगा तो बुक वैल्यूज अलग अलग होंगी तो गेन लॉस अलग अलग होंगे ठीक है ना वो भी निकालना पड़ेगा। ओके चले खैर कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस ये गिवन है
तो कैरिंग अमाउंट 300.3 किस चीज़ की है जी? ओन्ड एसेट्स मतलब प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। कोई हमने कहीं पे वर्किंग शर्किंग कोई नहीं की, हमें रेडी स्टडी एप्पल गो ये गिवन था। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, कैरिंग अमाउंट है 300.3, टैक्स बेस है 238.8। अब दोनों में क्या आ गया डिफरेंस? कितना? 61.5। अब कैरिंग अमाउंट एसेट की कैरिंग अमाउंट ज्यादा है टैक्स बेस से, तो ये क्या होता है? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। ये तो हो गया रट्टा, लेकिन लॉजिकली भी आपको हर चीज का पता होना चाहिए। तो भाई वही कहानी है पहले दिन वाली। फ्यूचर डेप्शन ये है अकाउंटिंग वालों की, ये है फ्यूचर डेप्शन टैक्स वालों की। तो फ्यूचर ईयर्स में अकाउंटिंग वाले ये डेप्शन चार्ज करेंगे, टैक्स वाले ये अलाउ करेंगे। अब फ्यूचर ईयर्स में ये रिवर्स करनी पड़ेगी, ये रिकॉर्ड, ये ऐड होगी, ये लेस। ऐड होने वाली फिगर करंट टैक्स में, फ्यूचर ईयर्स के करंट टैक्स में ऐड होने वाली फिगर ज्यादा, लेस होने वाली कम, तो फिर टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ेगा, जिस वजह से टैक्स बढ़ेगा। तो ये एक ऐसा डिफरेंस है जो टैक्सेबल है। इस पर निकलना क्या होता है? डेफर टैक्स लायबिलिटी। लेकिन मेरा मशवरा है अभी निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? सवाल में रेट एक ही है, ऐसा ही है। और दूसरी बात, उसने अलग से इसको रिक्वायरमेंट नहीं कहा, वरना वो सवालों में रिक्वायरमेंट के तौर पे लिख देता है हर एक के बारे में अलग अलग बताओ। जब ऐसा नहीं है तो सारी चीज़ों के टीटीडी 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 टीटी करते जाएंगे। यहाँ पे जाके एंड पे देख लेंगे टीटीडी है या टीटीडी है, और जो भी होगा उस पर रेट लगाएंगे तो डीटीएल या डीटीए एक ही बार निकल आएगा। हर बार टाइम ज़ाया ना करें, ये मेरा मशवरा है। अनलेस के वो रिक्वायरमेंट भी ये कह दे बनाओ, और उसके अंदर वो यूं भी कह दे हर एक डिफरेंस को अलग से बताओ टैक्सेबल डिडक्टिबल, वो बताता होता है, कह देता होता है। फिर हमें हर एक स्टेप पे कर लेना, फिर वहां पे रेट्स भी डिफरेंट आने लग जाएंगे सवालों में कि डिविडेंड इनकम का डिफरेंट रेट है, इंटरेस्ट का डिफरेंट रेट है, बाकी जनरल इनकम पे डिफरेंट रेट है। पढ़ा हुआ है ना टैक्स में इस तरह से? नहीं पढ़ा हुआ तो कोई नहीं, यहाँ मैं पढ़ा लूंगा अपने हिसाब से इंशाल्लाह। ये आपको कैफ 2 ही करा रहा हूँ जाहिर है मेरा हिस्सा पढ़ाने का पढ़ाना ही है। हाँ जी चलें आगे। अब नेक्स्ट, ये एडजस्टमेंट ओवर हो गई। नेक्स्ट लीज है, पर मेरा दिल क्या है? मेरा दिल ये है कि आप पहले एडजस्टमेंट 4 पूरी कर लें ताकि परसों के लेक्चर के बाद कल का लेक्चर रिवाइज हो जाए। द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी पेड टू आउटगोइंग एम्प्लॉइज वाज, तो ग्रेचुटी पेड कैश पेड, ऐसे ही है। ये कैश आ गया कितना? 10। अब 4 ही चीजें होती हैं इस लेजर के अंदर, ओपनिंग, एक्सपेंस, कैश, क्लोजिंग। 3 निकल आई तो चौथी बैलेंसिंग, तो वो भी निकाल लो, ये लेजर पूरा कर ले। 31 दिसंबर 15 पर क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है? 17। और ये जनाब लेजर कंप्लीट हो गया। अब मैंने कहा था वो लाइन जो कल वाले सवाल में लिखी हुई है वो कोई जरूरी लाइन नहीं है, वो आपको पता होना चाहिए। टैक्स वाले प्रोविजंस को नहीं मानते, तो ये पक्का रूल है कि हमने रिकॉर्ड किया होना है अंदाजे वाला एक्सपेंस। भाई को जगाना, हमने रिकॉर्ड, अच्छा जाग रहे थे, सॉरी भाई, डिस्टर्ब तो नहीं किया भाई आप। हमने रिकॉर्ड किया होगा पीएनएल में अंदाजे वाला एक्सपेंस। पहले बच्चे थोड़े आए फिर तो थोड़े आए वो सो जाए हैं। हमने रिकॉर्ड किया हुआ है पीएनएल में अंदाजे वाला एक्सपेंस। टैक्स वाले अंदाजों को नहीं मानते, तो वो करेंगे रिवर्स। टैक्स वाले कहते हैं जो एक्चुअली ग्रेचुटी पे किया उसको करो रिकॉर्ड। तो फिर ये 2 चीजें ये रेलेवेंट हो गई, ग्रेचुटी एक्सपेंस और ग्रेचुटी पेड। करंट टैक्स की वर्किंग के लिए ग्रेचुटी एक्सपेंस और ग्रेचुटी पेड, ये 2 चीजें रेलेवेंट होंगी। अब मैंने क्या कहा आपको, हर एडजस्टमेंट को ये तरतीब पे लेके चलना है। करंट टैक्स देखना है, फिर डेफर टैक्स देखना है, फिर आगे मूव करेंगे अगली एडजस्टमेंट। ठीक है। अब ग्रेचुटी है, करंट टैक्स के अंदर क्या करना है? रिवर्स अकाउंटिंग। ये पीएनएल में हम रिकॉर्ड करते हैं, ऐसे ही ये पीएनएल वाली फिगर है जो हमने रिकॉर्ड की हुई। रिवर्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड टैक्स। हमने प्रॉफिट की फिगर तक आते आते 12 रुपए का एक्सपेंस बुक किया है, टैक्स वाले कहेंगे इसको रिवर्स करो। अब एक्सपेंस बुक किया तो यहां तक आते आते माइनस हुआ था, रिवर्स करने के लिए ऐड कर देंगे। सवाल में गिवन था।
हमने निकाला ना, गिवन था कितना 12, तो ये जनाब ऐड बैक हो गया। और वो हमें अलाउ करते हैं क्या जी, ग्रेचुटी एक्चुअली जो पे किया है वो ले लो, तो ग्रेचुटी पेड। तो पहले दो आइटम्स निकाल दें, बल्कि ये भी पहले लेक्चर में बता दिया था कि पहले दो आइटम्स, तो ये पहला लेक्चर चल रहा है हमारा और ये दूसरा लेक्चर आ गया, कितना जी, करंट टैक्स इज ओवर। नाउ कम्स टू talk comes to deferred tax, talk comes to table, talk comes to deferred tax। डेफर्ड टैक्स में हमने बैलेंस शीट के अंदर देखना होता है कि हमारे अकाउंटिंग वालों की कैरिंग अमाउंट क्या है और टैक्स वालों के हिसाब से वो क्या बनती है। तो हमने ये क्लोजिंग बैलेंस लाइबिलिटीज में शो किया होता है, ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटीज में शो करते हैं। तो हमारे पास प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी नजर आएगा और ये हमें सवाल में गिवन नहीं था, हमने खुद निकाला है, ठीक है। कितना है जी, ये 17 रुपये प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी का बैलेंस आ रहा है। इसकी टैक्स बेस क्या होगी, टैक्स वाले प्रोविजन को मानते ही नहीं है, तो टैक्स बेस आ गई 0 और डिफरेंस आ गया 17। अब फौरन 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 जुगाड़ में जाते हैं, फौरन लायबिलिटी कैरिंग अमाउंट ज्यादा टैक्स बेस है तो DTD, खबरदार। हर पर्चे में ऐसा करना है, वो मैं बता दूंगा जब करना है। पर्चे में तो मैं आपको एंड पे जब टॉपिक एंड करूंगा तो मैं कहूंगा जब पर्चा ऐसा है जिसमें वो लॉजिक ना पूछे, सिर्फ नोट मांगे, तो आपने करना क्या है, सवाल शुरू करने से पहले ही वो 4 रूल्स हैं, 2 तो पढ़ लिए ना, इसी तरह से 2 दूसरे भी आने ना। एसिड कैरिंग अमाउंट ज्यादा होगी टैक्स बेस से या कम होगी, लायबिलिटी कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ज्यादा होगी या कम, पॉसिबल 4 ही सिनेरियोज हैं। तो वो आपको एक याद हो गया है ना, तो अगले 3 उसी से देखकर बन जाते हैं। तो पर्चे में वही लिखेंगे आप इंशाल्लाह एंड पे, लेकिन अभी नहीं, अभी हर एडजस्टमेंट की लॉजिक, क्योंकि उन्हें एक बार पूछ लिया था इसी तरह से, वो रट्टे वाले फिर वो वहीं रह गए थे। पूछ लिया था उसने सवाल के अंदर कि जरा बताओ ये डिफरेंस कौन सा है, कैसे है, एक्सप्लेन करो, फिर तो एक्सप्लेन करते रहो, ठीक है। अब ये पेबल है, फ्यूचर में जब कभी पे होगा टैक्स वाले इसको अलाउ करेंगे एज अ डिडक्शन। तो ये एक ऐसा डिफरेंस है जो डिडक्टेबल इन फ्यूचर है। हाँ, इस पे डेफर्ड टैक्स एसेट बनना है, लेकिन वो एंड पे ही मैंने कहा बना लो। ले जी, परसों और कल वाला लेक्चर खत्म हो गया और आज वाला लेक्चर मैंने पहले ही खत्म किया हुआ है। क्यों, ये एडजस्टमेंट रह गई है, ये मैंने पहले ही तैयार करा दिया आपको, ये पहली बार आप नहीं देख रहे, अब आज ये दूसरी बार आप देख रहे, ठीक है। यही किया था ना अभी लीज, वो 3 साल की थी, 1 साल की है। मजा उन सवालों में आएगा जब आप खड़े होंगे 15 में और लीज पे एसेट लिया होगा 13-14 में। अभी तो सादा सवाल है, पहली दफा है, 15 में खड़े हैं, एसेट भी 15 में ही आया है, पहला ही साल है, तो गलती के चांसेस कम है। ऑन यकम जनवरी 15 a Makhain costing 120 million was acquired on, तो acquired on lease, लेसी का सवाल है। मशीन है तो लो वैल्यू नहीं है, और 5 साल लीज टर्म है तो शॉर्ट टर्म भी नहीं है, तो फिर लेसी का सवाल है, नॉर्मल लीज है, राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी, वही बातें। अच्छा, मशीन की कॉस्ट का क्या करेंगे, कॉस्ट को तो हम इग्नोर करते हैं लेसी के सवाल में। अब लीज पेमेंट में क्या आएगा, यूजफुल लाइफ उसने दी हुई है, वाह वाह सुभान अल्लाह। एनुअल रेंटल्स हैं 30 मिलियन, 30 × 5 लीज पेमेंट, ठीक है जी, पेएबल इन एडवांस, ठीक है जी। और एडवांस का सवाल है तो इसलिए एडवांस का सवाल है कि इंटरेस्ट पेएबल भी देख लें, अल्टीमेट जो कुछ हो सकता है, जहाँ पे मैक्सिमम ये होगा कि ईयर एंड आगे पीछे हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज 12.59%। अब वर्किंग 1 और 2 में जरा कंबाइन ही बोल देता हूँ, क्या ख्याल है, वर्किंग 1 और 2 कंबाइन कर लेते हैं ना, ठीक नहीं, बोलो, मतलब क्या अलग अलग करना, बस ठीक है। वर्किंग 1 और 2 तो है नहीं हमारी, वर्किंग भी 5 पे पहुंची हुई है, वर्किंग 5, लीज पेमेंट और पीवी ऑफ एलपी निकलेगी और एमोटाइजेशन स्केड्यूल बनेगा। 30 सेकंड में बना दो मुझे, पार्ट 2 शुरू करना है, वजह टाइम ज़्यादा हो गया, फिर चलो ठीक है पार्ट 2 शुरू कर लो यार।